ओके, हमारा पूरा पिछला वीडियो ब्रेक हो गया था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। इसमें हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो बता रहे थे उसमें हमें क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव स्पीशीज़ जाएगी और इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर, बिकॉज ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस का, बिकॉज दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस, दैट्स वाई दिस इज कैथोड। कैथोड कौन सा हो गया आपका? ये वेसल इज योर कैथोड। एट द सेम टाइम कार्बन के यहाँ पे ग्रेफाइट के एनोड यूज़ करे हुए हैं। ये कार्बन के एनोड क्या करते हैं? इसके ऊपर कौन जाएगा? नेगेटिव ऑक्साइड और कन्वर्ट इनटू CO। लगातार एनोड कंज्यूम होता रहता है। देखिए कार्बन CO गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसलिए टाइम टू टाइम इन ग्रेफाइट की रॉड्स को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के सेटअप में बार बार चेंज किया जाता है, नई रॉड्स लगाई जाती हैं और फाइनली हमें यहाँ पे लोअर पोर्शन में एल्यूमिनियम कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आयरन और सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी आपकी लीचिंग की प्रोसेस में हमने आपको बताई थी कि वही प्रोसेस मेटलर्जी हो जाती है, आपकी बुक में दी हुई है, उसको आप फिर से पढ़िएगा। एक क्लोरीन नॉन मेटल की मेटलर्जी दी है, दैट यू ऑल्सो स्टडी ऑन योर ओन, इट इज़ वेरी सिंपल। आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ब्राइन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से ये ऑब्टेन होता है। अब हम लास्टली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब हमें मेटल सभी तरह की मेटलर्जी से निकल चुका है। अब इतना रिमूव होने के, जब मेटल के एक्सट्रैक्शन में बार बार इम्प्योरिटीज़ को हटाने के बावजूद, सबसे पहले स्टेप में आपने कॉन्सेंट्रेशन किया तो भी इम्प्योरिटी हटाई, आपने रिडक्शन के दौरान भी फ्लक्स ऐड किया टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, स्टिल जो मेटल फर्नेसेस से निकल के आता है या ये किसी भी प्रोसेस से जो मेटल हमें ऑब्टेन हो रहा है उसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। एंड फाइनल रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द रिडक्शन प्रोसेस वी कॉल्ड इट एज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन मेथड्स। प्यूरिफिकेशन, जिसे कि हम रिफाइनिंग भी कहते हैं, फाइनली ऑब्टेन्ड मेटल्स का फर्दर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी है। इस वाले पोर्शन में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, उसमें इसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। पूरी प्रोसेस आपसे नहीं पूछी जाती कि लिक्वेशन की प्रोसेस क्या है एक्सप्लेन कर दो या डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है एक्सप्लेन कर दो, बट दे विल आस्क द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। तो कोई भी प्यूरिफिकेशन का मेथड या रिफाइनिंग का मेथड होगा वो किस पे बेस्ड होगा? ओवरऑल प्रिंसिपल क्या होंगे? डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। इन दोनों में कुछ ना कुछ किसी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा जिसके बेसिस पे हम मेटल को इम्प्योरिटी से अलग कर लेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो मेथड है दैट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसका होता है? गैस का होता है टू लिक्विड। ठीक, गैस से लिक्विड। अब मेटल ना तो गैस है ना तो लिक्विड है, मेटल तो सॉलिड है, बट अगर ये किसी तरीके से, अगर इनके लो बॉइलिंग पॉइंट हैं, ये कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो मेटल क्या होता है? खुद वेपराइज हो जाता है और पीछे इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में रह जाती है या मोल्टेन फॉर्म में रह जाती है उस टेम्परेचर तक। ये वेपराइज्ड मेटल को डिस्टिल ऑफ कर लेते हैं, जैसे इन केस ऑफ जिंक एंड मर्करी। तो क्या प्रिंसिपल हुआ डिस्टिलेशन का? It is used for the metals with low boiling point. Metal is evaporated and distills, leaving the impurities behind. दूसरा प्रोसेस क्या है? लिक्वेशन। लिक्विड बन रहा है यहाँ पे, इट मीन्स मेल्टिंग इज डन फॉर द मेटल। इट इज़ यूज फॉर द लो मेल्टिंग मेटल्स। इसमें कुछ नहीं करते, वी टेक अ स्लैंटिंग सरफेस, यहाँ पे आपका मेटल रख दिया, हीटअप किया, ये पूरा यहाँ पे हीटिंग होती रहती है। जो मेटल होता है वो जल्दी मेल्ट होके नीचे इकट्ठा हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं रह जाती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। अगेन अनदर मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसकी पूरी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस आपको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ाई है, 11th क्लास में भी पढ़ाई है, अपने स्कूल के बच्चों को तो पढ़ाई रखी है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। अब दिस इज़ द फोर्सफुल रिडक्शन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, जो कि अपने आप तो नहीं होनी थी। यहाँ पे एनोड को यूज़ किया एज अ इम्प्योर मेटल और कैथोड को यूज़ किया एज अ प्योर मेटल। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक,
यहाँ पे ये मेटल का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, तो मेटल किस में कन्वर्ट होगा, मेटल विल कन्वर्ट इनटू मेटल आयन, ऑक्सीडाइज हो गया। लगातार ये प्लेट क्या होगी, ब्रेक होती रहेगी। यहाँ ये लगातार प्लेट क्या होगी, ब्रेक होती रहेगी, क्योंकि मेटल तो जैसे ही आयनिक फॉर्म में आया वो एक्वस हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में, ठीक। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो भी उसी मेटल के सॉल्ट का एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। अब मेटल लगातार Mn+ के फॉर्म में आएगा, और ये क्योंकि कैथोड है, कैथोड पे क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ बाहर से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, तो Mn पॉजिटिव स्पीशीज़ इसके ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। टेकिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड, ठीक। तो क्या होगा, लगातार एनोड विल कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू आयनिक फॉर्म एंड गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। इम्प्योर मेटल की रॉड ख़त्म हो जाएगी, और जो प्योर मेटल की एक पतली रॉड आपने इस्तेमाल की थी वो थिकन होके आपको मिलेगी। तो प्योर मेटल की रॉड एज अ कैथोड आपको मिलती है। अब यहाँ पे इम्प्योरिटीज सारे के सारे यहाँ पे नीचे इकट्ठा होंगी, इसको हम कहते हैं एनोड मड। ज़्यादातर ये इम्प्योरिटीज़ किसकी होंगी, इससे कम, ये देखिए ये वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, मेटल रिड्यूस हो रहा है। तो कौन से मेटल रिड्यूस होंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे, ठीक। और मोर ओवर यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है, मेटल आयन में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो कौन मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, जो कि क्या होंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो ये एनोड मड बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें कई बार बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स जो कि लेस रिएक्टिव है, लाइक गोल्ड, सिल्वर और रोडियम, प्लैटिनम, ये सब इस वाले कंटेंट में आपको मिलता है। एनोड मड इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, इसमें बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स जो कि लेस रिएक्टिव हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं इसी एनोड के नीचे। इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को आप कॉपर के केस में पढ़ेंगे। आप इम्प्योर कॉपर एज अ एनोड यूज़ करेंगे, प्योर एज अ कैथोड यूज़ करेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। तो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन मेथड इज़ जोन रिफाइनिंग। हमारा जोन रिफाइनिंग, इसका प्रिंसिपल बिल्कुल एज इट इज़ ही आप लिखेंगे जब भी पूछा जाएगा। क्या है प्रिंसिपल, इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन मेटल देन इन सॉलिड। मतलब अगर ये मेटल का टुकड़ा आपने क्या लिया है, इम्प्योर, ठीक, और अगर आप इसको पिघला दें तो लगातार पिघले हुए पोर्शन में इम्प्योरिटीज़ आगे उसमें मिलती चली जाएंगी। हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर मेटल की रॉड लेते हैं, इसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल हीटर लगाया जाता है, ठीक। ये सिलेंड्रिकल हीटर इस मेटल रॉड को हीटअप करता है और गलाता जाता है। लगातार जब ये इधर से इधर बढ़ता है तो आगे का मेटल का पोर्शन मोल्टन होता जाता है और पीछे का सॉलिड होता जाता है। सॉलिड मेटल के साथ इम्प्योरिटी रहती नहीं है और मोल्टन मेटल के साथ वो आगे बढ़ती चली जाती है। फाइनली जब ये आपका यहाँ पे ये हीटर आ जाएगा, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार आप करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हीट करेंगे, तो लगातार इम्प्योरिटी मोल्टन मेटल के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी और फाइनली इस पीस में को यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। जोन रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन। इनका नाम अगर आप ध्यान से याद करें तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में यूज़ होते हैं, जिसमें इम्प्योरिटी का बढ़ना या घटना उसकी सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी को बढ़ा घटा सकता है। तो ये पूरा जो आपकी आईटी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री चलती है वो इसी के बेस पे चलती है एंड जोन रिफाइनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला रिफाइनिंग का प्रोसेस है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसका प्रिंसिपल ध्यान से समझिएगा। मेटल को किसी एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं कि वो वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मेटल अब वेपर तो बनेगा मगर वेपर में वो मेटल का एक नया कंपाउंड होगा। इसका जब वो मेटल वेपराइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ अनदर कंपाउंड तो इम्प्योरिटीज दे रिमेन बिहाइंड और इस वेपर को फिर हम ब्रेक कर लेते हैं टू गेट बैक द मेटल। और ब्रेक करने के बाद जो दूसरा मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, वो वॉलेटाइल होना चाहिए और मेटल उससे अलग आसानी से हो जाना चाहिए। दो प्रोसेसेस हैं इसमें, वैन प्रोसेस, वैन आर्किल प्रोसेस। वैन प्रोसेस निकल के प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है एंड वैन आर्किल प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन इन जिंक एंड टाइटेनियम।
तो निकिल में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं हम, इम्प्यूरिटीज़ यहीं रह जाएंगी। निकिल टेट्राकार्बोनिल ये आपका एक वोलेटाइल कंपाउंड है, इसको कलेक्ट करके फिर से इसको ब्रेक करते हैं तो निकिल और CO, अब यहाँ पे इम्प्यूरिटी तो है नहीं, ओनली निकिल विल रिमेन। टेम्परेचर के कंडीशन अलग अलग हैं। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड वेपर फेस रिफाइनिंग। एक हुआ मॉन प्रोसेस, दूसरा है वैन आर्किल प्रोसेस जो कि जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ होता है। जर्कोनियम प्लस आयोडीन यूज़ करते हैं, ZrI4 का वॉलेटाइल कंपाउंड बनेगा, इम्प्यूरिटीज़ पीछे रह जाएंगी, वॉलेटाइल कंपाउंड की वेपर्स को कलेक्ट करके फिर ब्रेक कर देते हैं टू गिव यू जर्कोनियम एंड आयोडीन के वेपर्स मिलते हैं जो कि अलग हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस हम आपको और शेयर कर देंगे। NCERT के क्वेश्चंस कंप्लीट करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड ईजी चैप्टर, इवन एवरी चैप्टर इज़ स्कोरिंग एंड ईजी अगर आपको समझ में आ जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।